According to VSEPR theory, the arrangement of bond pair around central atom depends on repulsive force operating between lone pair and lone pair bond pair. ठीक है, देखिए इसका जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू VSEPR द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट होता है अराउंड सेंट्रल एटम, वो डिपेंड करता है रिपल्सिव फोर्स के नेचर पे। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो कौन से रिपल्सिव फोर्स देखे आते हैं, ये लोन पेयर के बीच में जो लगने वाले रिपल्सिव फोर्स हैं और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो लगने वाली रिपल्सिव फोर्स है, उन रिपल्सिव फोर्स पे डिपेंड करता है कि उनके बॉन्ड पेयर कितने एंगल पर एडजस्ट होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम, जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसके कुछ बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ बॉन्ड पेयर है और कुछ इसमें लोन पेयर भी है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, और ये रिपल्सिव फोर्स डिसाइड करेंगे कि ये बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, है ना। तो बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल है ये डिपेंड करता है इस तरह के रिपल्सिव फोर्स के नेचर पे, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो ये तो पहला पॉइंट है, पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, तो लिख लीजिए एटम arrange themselves 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 around the central atom in such a manner that the repulsive force कौन से, ये लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर should be minimum। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ये पॉइंट बोल रहा है कि जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को सेंट्रल एटम के अबाउट इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, है ना, जिस एंगल पे उनके जो रिपल्सिव फोर्स हैं, है ना, रिपल्सिव फोर्स कौन से, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले, ये रिपल्सिव फोर्स जिस एंगल पे मिनिमाइज हो रहे होंगे, जहां पे रिपल्सिव फोर्स क्या हो रहे होंगे, मिनिमम हो रहे होंगे, उस एंगल पे जो एटम्स है वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे सेंट्रल एटम के अबाउट। ठीक है, और इसमें फिर एक ऑर्डर लिख लीजिए आप लोग, ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर क्या होता है,
तो रिपल्सिव फोर्स में बेटा सबसे जो स्ट्रॉन्गर फोर्स होते हैं वो लोन पेयर के बीच में जो लगते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स होते हैं। लोन पेयर जो फोर्स होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं। उसके बाद लिख लीजिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले उससे थोड़े वीक होते हैं, और सबसे वीक होते हैं बॉन्ड पेयर वाले। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला, हाँ ये वाला जो ऑर्डर है ये सबसे मेन ऑर्डर है बीएससी पेयर थ्योरी में। ये वाला पॉइंट मतलब सबसे मेन है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि सबसे जो ज्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं रिपल्सिव फोर्स वो लोन पेयर के बीच में जो लगते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं, और सेकेंड नंबर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे वीक होते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है। और अब एटम्स अपने आप को उस एंगल पे एडजस्ट करते हैं जिस एंगल पे उनके लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो लगने वाले फोर्स हैं वो क्या हो जाए, Minimum. मिनिमाइज हो जाए ना। हाँ मिनिमम हो जाए। ठीक है। तो ये जो पूरा पहले तीनों पॉइंट आप लोगों को ये समझ में आने चाहिए। फिर इस पे बेस्ड एक टेबल बनती है इसमें। ठीक है। वो टेबल आपको बना लेनी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे तो टेबल पे बेस्ड आंसर उसमें देना होगा। देखिए मेरे पास टेबल अगर होगी तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे इस समय मिल नहीं रहा है नोट्स कहीं। मैं बना देता हूँ टेबल, आप लोग बना ही लो, ज्यादा सही रहेगा। देखो इसमें एक टेबल आपको ड्रॉ करनी है, वो पूरा फुल पेज यूज करना है उसमें आपको। ठीक है। मतलब पूरा एक फुल पेज आपको यूज करना होगा उस टेबल को ड्रॉ करने के लिए। देखिए उसमें कुछ कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में आप लिख लिए हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड कॉलम में लिख लीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर, थर्ड में ये कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, इसमें सेफ लिखेंगे हम लोग, और लास्ट कॉलम में बॉन्ड एंगल। ठीक है। Yes, sir. इस तरह से 4 कॉलम आप बना लीजिए। अब देखिए सबसे पहले लिखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इसमें जो शुरुआत होगी वो sp2 से होगी, है ना, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में कभी लोन पेयर लिखना चाहो तो sp से ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन sp हाइब्रिडेशन में लोन पेयर हमेशा 0 ही होंगे। ठीक है। और अगर लोन पेयर 0 होंगे तो उसमें VSE पेयर थोड़ी लग नहीं पाती है ना। तो उसका शेप क्या रहता है, लीनियर ही रहता है। sp अगर हाइब्रिडेशन है ना किसी मॉलिक्यूल में तो उसका शेप लीनियर होता है, और उसके बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट कितने होते हैं, 120 होते हैं, सॉरी 180 होते हैं, 80. है ना। लीनियर में 180 होते हैं। ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में तो बोलते हैं कि VSE पेयर थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं होती है। ठीक है। अब देखो VSE पेयर थ्योरी एप्लीकेबल कहाँ होगी, एक आपको चलो एग्जांपल भी चलो ले लेता हूँ। अभी टेबल तो तभी टेबल आपको समझ में भी आएगी। एक एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करें,
ठीक है, पहले आपको एक बेसिक एग्जांपल से मैं थोड़ा समझाता हूँ कि वीएससी पे थ्योरी क्या है। ऐसे आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या सर बताया जा रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बोलते हैं बेटा कि 3 डिफरेंट केस देखे जाते हैं, है ना। मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं उसमें 3 केस होते हैं। एक केस होता है केस ऑफ जीरो लोन पेयर, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके सेंट्रल एटम में आपने देखा कि उसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो शेप होता है उस मॉलिक्यूल का वो टेट्राहाइड्रल होता है ना। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जीरो लोन पेयर पे शेप क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, है ना। जैसे यस सर। मीथेन का केस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मीथेन का जो शेप होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है, और क्योंकि मीथेन में अगर कार्बन पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो sp3 आएगा, ठीक है। और sp3 आने की वजह से उसके सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो कितने एंगल पे फिक्स हो जाएंगे, 109 डिग्री 109.28 डिग्री 28 मिनट। हाँ ठीक, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये वाला शेप तभी हम लोग को देखने को मिलता है जब किसी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडेशन हो, लोन पेयर जीरो हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस आपको मिल जाए जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आप निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आए, है ना, लेकिन उसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आप जब देखो तो उस पे एक लोन पेयर भी हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है आपको बताते हैं। इस सिचुएशन में उसका शेप बेटा टेट्राहाइड्रल नहीं रह जाता है, उसका शेप पिरामिडल हो जाता है। उसका शेप कैसा हो जाता है, पिरामिडल शेप। अब देखो क्या समझो इसको कि पिरामिडल क्यों हो जाता है ना। जैसे एग्जांपल में अमोनिया लिख लीजिए आप लोग, अमोनिया जो है वो पिरामिडल शेप का होता है, ठीक है। अब अमोनिया आप जैसे बनाओगे तो आपको लगेगा कि सर इसमें 3 तो हाइड्रोजन है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन वैसे ही अरेंज कर दीजिए जैसे आपके मेथेन में हाइड्रोजन अरेंज, और एक इसमें लोन पेयर है, एक इसमें क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेप बन रहा है अमोनिया का, ठीक है। तो इसका जो शेप है वो पिरामिडल हो जाता है। अच्छा, उसके बॉन्ड एंगल भी जो होते हैं ना, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री नहीं होते हैं, ये बॉन्ड एंगल नियरली देखा जाता है तो ये 107 डिग्री आते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि ये तो लगभग 109 के आसपास है। हाँ, तो ये बात तो सही है, अप्रोक्सीमेटली वो 109 के आसपास है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली 109 नहीं है, 2 डिग्री 2.5 डिग्री कम हो गया एंगल, ठीक है। और ये 2 से 2.5 डिग्री एंगल जो कम हो रहा है, इस बात का एक्सप्लेनेशन वीएससी प्यार थ्योरी से यहाँ पे दिया जाता है कि ये 2 से 2.5 डिग्री एंगल कम क्यों हो गया, जबकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 ही है। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन में वीएससी प्यार थ्योरी की बात करेंगे, बोलेंगे कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बैठा हुआ है, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर भी है ना। बॉन्ड पेयर किनको बोलते हैं, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है ये तीनों बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा होगा, है ना। ये लोन पेयर जो बैठा हुआ है, लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, है ना। रिपेल इसलिए कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल ही कर सकते हैं, है ना। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन ही है और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो रिपेल ही करेंगे एक दूसरे को, सेम चार्ज रिपेल ही करता है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। और ये रिपल्शन बोलते हैं सबसे अगर हम लोग अभी देखें ऑर्डर एक हम लोग ने लिखा था उसमें लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है।
फिर सेकेंड नंबर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, फिर बॉन्ड पेयर होता है। तो पहले देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल में इनमें से कौन कौन से रिपल्शन लग रहे हैं। तो इसमें लोन पेयर रिपल्शन तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन तो तब लगेगा जब दो लोन पेयर हो कम से कम। तो वो दोनों आपस में जब रिपेल करेंगे तब लोन पेयर रिपल्शन होगा। इसमें तो अकेला एक ही लोन पेयर है ना। और अकेला एक लोन पेयर खुद को कैसे रिपेल करेगा। तो इसमें लोन पेयर वाला ये जो रिपल्शन है, ये वाला अब्सेंट है, ये वाला नहीं है इसमें, है ना। इसमें कौन सा रिपल्शन है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला। इसमें एक रिपल्शन तो ये एलपी बीपी वाला है, और दूसरा रिपल्शन ये बीपी बीपी वाला है। दूसरा रिपल्शन कौन सा है, बीपी बीपी। बॉन्ड पेयर। हाँ, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो तरह के, दो डिफरेंट टाइप के रिपल्शन फोर्स यहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं। अब इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, मतलब इन दोनों में ज्यादा डोमिनेंट कौन है। लोन तो पेयर बॉन्ड। ये अभी हम लोग, हाँ, ये बीएससी पीआर थ्योरी में यही बात हम लोग पढ़ते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट होता है। अब देखो दोनों रिपल्शन का, दोनों जो रिपल्सिव फोर्स है, देखो मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए आप दोनों रिपल्सिव फोर्स का बिहेवियर देखो। जैसे बॉन्ड पेयर वाला जो फोर्स है, वो इस एंगल को बढ़ाना चाह रहा है कि कम करना चाह रहा है, नेचर वाइज। बॉन्ड पेयर ये बढ़ाना बॉन्ड चाह रहा है। एंगल को बढ़ाना सब चाह रहा बढ़ाना है। चाह इसका है ना, इसका नेचर है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाए, है ना। लेकिन जो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे लग रहा है फोर्स, ये वाला फोर्स इस एंगल को बेटा, ये जो कम बीच कर में रहा बन है। रहा है, इसको कम करना चाह रहा है। ठीक है। है। अब वही बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना। जो ज्यादा ताकतवर होगा भाई वही डोमिनेट करेगा, और इतिहास भी इसका गवाह है ना। तो है ना? तो ज्यादा ताकतवर चीजें ही सरवाइव करती भी है। तो यहाँ भी वही चीज है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट होता है बॉन्ड पेयर पे। तो ये एंगल नेचुरली या आइडियली 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, है ना। ये इतना तब होता जब इसमें केवल बॉन्ड पेयर टाइप के फोर्स लग रहे होते, है ना, तो ये इतने पे सेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो फोर्स है वो थोड़ा सा डोमिनेंट है, इसलिए ये एंगल 109 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और वो लगभग, आपको एक मैं थंब रूल बता देता हूँ, उससे थोड़ा आपको याद करने में आसानी होगी। कि कभी आपको एक लोन पेयर दिखे तो एक लोन पेयर मोटा मोटा 2 से 2.5 डिग्री एंगल क्या कर देता है, डिक्रीज कर देगा। ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम में एक लोन पेयर आएगा, है ना, तो वो 2 से 2.5 डिग्री कम कर देगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि वो एक लोन पेयर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में अगर होगा तभी 2 से 2.5 डिग्री कम होगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में अगर है तो, जैसे नाइट्रोजन यहाँ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो यहाँ पे ये बात एप्लीकेबल हो रही है ना। तो ये 2 से 2.5 डिग्री कम हो रहा है, और ये इसका एक्चुअल जब बॉन्ड एंगल देखा जाता है तो 107 डिग्री मिलता है ये। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। और एक केस इसमें और बनता है कि sp3 में अगर दो लोन पेयर आ जाएगा भी तो उसका शेप वी शेप हो जाता है। वी शेप, या इसको बेंट शेप भी बोलते हैं, या इसका एक नाम है एंगुलर शेप। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है। और इसका एग्जांपल वाटर होता है, H2O, है ना। वाटर के जो वाटर में जो बॉन्ड एंगल देखे जाते हैं वो और कम हो जाते हैं, जबकि उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। वाटर में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो ऑक्सीजन पे तो sp3 आएगा, लेकिन उसके बॉन्ड एंगल लगभग 5 डिग्री कम हो जाते हैं। तो उसका क्या रीजन है, देखो यहाँ पे वाटर में बेटा दो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो इसमें लोन पेयर वाला भी फोर्स लग रहा है। यहाँ पे लोन पेयर वाला भी फोर्स एप्लीकेबल है ना। लोन पेयर वाला भी लग रहा है।
और लोन पेयर वाला फोर्स सबसे ही ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो लोन पेयर फोर्स जब लगे रहा होगा तो लोन पेयर थोड़े से बॉन्ड पेयर के और नजदीक आ जाएंगे, और लोन पेयर अगर बॉन्ड पेयर के नजदीक आ गए तो वो बॉन्ड पेयर को और ज्यादा रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब ये एंगल होना तो चाहिए 109 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये लगभग 100 कितना हो जाएगा, मोटा मोटा गणित लगाओ कि एक लोन पेयर 2.5 डिग्री कम करेगा तो दो लोन पेयर 5 104। डिग्री कम कर देगा। हाँ, तो 109 में 5 डिग्री एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो वाटर के जो बॉन्ड एंगल देखे जाते हैं वो ये एक्सपेरिमेंटली इतने मेजर होते हैं, 104 डिग्री, और इसी को वी शेप बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, शेप जब हम लोग बताते हैं तो वहां पे केवल बॉन्ड पेयर की पोजीशन ही देखी जाती है। एटम, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बॉन्ड पेयर की ही पोजीशन को देखकर शेप हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग केवल इन 3 बॉन्ड पेयर को देखें 3 एटम के रिस्पेक्ट में, तो ये वी बनता हुआ दिख रहा होगा। उल्टा वी बन रहा है लेकिन वी तो है ही है है ना। तो इसी को हम लोग वी शेप बोलते हैं। ठीक है, उसको सीधा भी बना सकते हो, तो बनाने के ऊपर है। और जैसे ये वाला केस क्या है कि जैसे यहाँ पे अमोनिया के शेप को टेट्राहाइड्रल क्यों नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात ये कि अमोनिया में ये अगर इनके बॉन्ड पेयर देखो तो ये एक पिरामिडल शेप में अरेंज हो गए। ये किस शेप में अरेंज हो गए, पिरामिडल शेप में अरेंज हो गए, है ना। इसको बंद कर दो बेटा, क्या कर रहे हो? ये लो, ठीक है। तो ये पिरामिडल शेप में अरेंज हो गए, है ना। तो बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में ये जो शेप बन रहा है, ये शेप आपका पिरामिडल है। इतना शेप बताते समय लोन पेयर को नहीं कंसीडर करते हैं, ये चीज थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस Yes, सर sir. जब 3 लोन पेयर सर के जब लोन पेयर रिपल्शन की वजह से थोड़ा दूर हो जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि नहीं, ऐसे तो रिपल, एंगल डिक्रीज ही हाँ। होता जाएगा। नहीं, उसमें होता क्या है कि लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और किसी एक डिग्री पे क्या होगा कि लोन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा, है ना। और जहां पे मिनिमाइज जाएगा वहां पे फिर वो और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, मतलब वो उनका स्टेबल ज्योमेट्री डिफाइंड हो जाएगी उस एंगल पे, यस यस है ना। यस तो अच्छा, और कभी रिपल्सन फोर्स, ये जो रिपल्सन फोर्स है लोन पेयर बॉन्ड पे, ये कभी 0 नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे मिनिमम हो जाते हैं वहीं पे वो बॉन्ड पेयर सेट हो जाते हैं उसी पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, सर तो हाँ बोलो ना। सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 लोन पेयर का केस नहीं हो सकता? देखो 3 लोन पेयर का केस नहीं बनता है, उसको थोड़ा आप ऐसे मैथमेटिक्स से समझ सकते हो कि देखो sp3 हाइब्रिडेशन तब आता है जब स्टेरिक नंबर हम जब निकालते हैं तो 4 आता है ना। जब 4 स्टेरिक नंबर आता है तभी हाइब्रिडेशन कितना आता है, sp3। अब देखो 4 कितनी तरह से आता है, हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला पढ़ा भी था हम लोगों ने पहले वाले मेथड में, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन लोन, पेयर। तो यस, पहले एक केस ले लेते हैं 4+0 का। तो 4+0 मतलब ये वाला केस हो जाएगा जिसमें मॉलिक्यूल 4 बना रहा होगा सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर होंगे 0। ठीक है, तो उस केस में टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। दूसरे केस में 3+1 कर लो आप, कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया, है ना। तीसरे केस में 2+1 कर देते हैं, चलो नहीं सॉरी 2+2, है ना, सम 4 आना चाहिए। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, ये जैसे वाटर का केस हो गया। लेकिन इसके आगे आप सोचो तो अगला केस ऐसा कुछ बन रहा है 1+3, है ना। अब ये वाला क्यों नहीं पॉसिबल है, आप समझ जाओ, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड एक ही बन रहा है, और अगर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा तो वो उस मॉलिक्यूल में इसका मतलब 2 ही एटम होंगे। भाई एक सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए 2 ही एटम चाहिए हम लोग को,
मतलब वो AB टाइप का मॉलिक्यूल होगा। और AB टाइप के मॉलिक्यूल सारे कैसे होते हैं? लीनियर हो जाएंगे। AB टाइप के सारे मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे? लीनियर शेप के हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो वाला केस पॉसिबल, वो वाला केस देखने को ही नहीं मिलेगा आपको, है ना। चौथा केस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि लीनियर शेप आता है sp हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। sp3 में कभी लीनियर नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज समझा आ नहीं रही बात समझ? अभी भी नहीं है सर। जैसे xenon में सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 3 लोन पेयर बचे और एक पाई बॉन्ड बना ले वो, मतलब डबल बॉन्ड। कौन सा मॉलिक्यूल बताओ, जीनॉन का कौन सा मॉलिक्यूल कह रहे हो? सर XCO। एक्सीओ एक्सीओ एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। एक्सी जीनॉन के ऑक्साइड में दो ऑक्साइड बनते हैं, एक तो ये बनता है जीनॉन O3, एक जीनॉन O4। एक्सीओ बनता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। यस सर। एक्चुअली ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड एक आए और लोन पेयर सेंटर एटम पे 3 आने लगे, है ना। इसलिए वो वाला केस पॉसिबल ही नहीं है sp3 में 3 लोन पेयर वाला, है ना। इसलिए वो थ्योरी में पढ़ा ही नहीं जाता है। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा कोई मॉलिक्यूल, तो उस पे कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दो केस होते हैं। एक देखो, जीरो लोन पेयर वाला केस तो सभी में होता ही है, ठीक है। और जीरो लोन पेयर पे कभी भी VSEPR थ्योरी नहीं लगेगी। जीरो लोन पेयर केस तो एक आइडियल ज्योमेट्री हमें दे देता है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और अगर जैसे sp2 में जीरो लोन पेयर पे प्लेनर ट्राइगोनल शेप आ रहा है, बॉन्ड एंगल 120 आ रहा है, लेकिन sp2 में बेटा अगर एक लोन पेयर कभी आने लगे तो उसका शेप भी V शेप ही हो जाएगा, ठीक है। V बेंट या एंगुलर, वो तीनों एक ही नाम है। लेकिन इस वाले केस में एंगल जो होगा, जैसे 120 डिग्री तो था जब लोन पेयर जीरो थे, लेकिन एक लोन पेयर आएगा तो लगभग 2 से 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। तो ये लगभग पहुंच जाता है 118 डिग्री 117 डिग्री के नियर बाई, ठीक है। बोलो भाई, Yes, sir. यस सर। है ना। हाँ, लेकिन सर इसको आपने आप लोग लिख ली। सर सर उसमें सर उसका शेप लीनियर होगा तो, लेकिन सर उसका हाइब्रिडाइजेशन तो सर sp3 ही रहेगा ना उस केस में। सर उसका शेप बस लीनियर होगा। सर आप जो कह रहे थे उसमें सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद। हाँ, आपका कहना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके सर। sp sp3 विथ 3 लोन पेयर का केस एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अगर यस सर। होता अगर होता तो हम लोग पढ़ते थे थ्योरी में। या आपको कहीं मिल जाए, अगर गूगल में सर्च मारो जरा sp3 विद 3 लोन पेयर, ऐसे करके कोई सर्च मारो, अगर कोई एक्सेप्शनली अगर कोई मिल जाए तो भी बड़ी बात है, वैसे मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो देखिए sp3 में 3 केस वैसे बनते हैं। sp3 में जीरो लोन पेयर के केस में तो टेट्राहेड्रल बनता है सेफ, और एंगल आप देखोगे तो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और sp3 में एक लोन पेयर अभी हम लोगों ने पढ़ाई अमोनिया वाला केस, है ना, तो उसमें पिरामिडल बन गया था सेफ, और उसका एंगल 160 डिग्री पहुंच गया था। लेकिन हम लोग थ्योरी में जब भी लिखेंगे इन जनरल, तो हम लोग लेस देन 109 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 107 मत लिखिएगा, क्योंकि वो 2 से 2.5 डिग्री जो कम होता है वो केवल बेटा सेकंड पीरियड के एलिमेंट में ही वो पॉइंट एप्लीकेबल है। हम लोग फीटा लेकिन अगर एंगल उसके जो, और अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड को ना बिलोंग कर रहा हो, सेंट्रल एटम मान लो थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा हो या फोर्थ पीरियड को,
तो ज्यादा डिग्री भी एंगल कम हो जाते हैं, 5-5, 6-6 डिग्री एंगल भी कम हो जाते हैं एक लोन पेयर के आने की वजह से। इसलिए उसको सेफर साइड आप लिखो लेस देन 109, ठीक है, इसमें क्योंकि सारे केस कवर हो जाएंगे, है ना। सर और अगर 2 लोन पेयर आएंगे, हाँ बोलो बेटा। सर फिक्स्ड एंगल नहीं बता सकता किसी भी मल्टीपल का? कौन सा एंगल? सर फिक्स्ड एंगल नहीं बता सकते सर, बस लेस देन लगा सकते हैं। नहीं, फिक्स एंगल बता सकते हैं, लेकिन वही बात है, जैसे अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट अगर हो, है ना, तब तो आप लगभग 2 से 2.5 डिग्री एंगल कम करके अप्रोक्सीमेट 107 लिख देंगे, चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि उससे नीचे पीरियड को बिलोंग कर रहा है सेंटर एटम, तो वहां पे कोई फिक्स नहीं है, वहां पे एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि 2 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री कितना कम होगा, है ना। वहां पे एग्जैक्ट कुछ कह नहीं सकते। हाँ, 109 से कम जरूर होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितने एंगल कम होगा ये कह पाना थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे तो बस यही फिर ऑप्शन चलता है, लेस देन 109 डिग्री, ठीक है। ओके सर। है ना, फिर ऑप्शन भी दिया जाएगा तो इसी तरह का आपको दिया जाएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह का ऑप्शन भी डाला जाएगा, तो वो एग्जैक्ट नहीं डालेगा। या लाइनें बाद में ही बना देंगे यार, आप लोग भले ही बना लेना, आपके पास स्केल स्केल होगा सब। है ना। अब देखो sp3 तक हो गया, इसके बाद आ जाओ sp3d। sp3d में भी 4 केस बनते हैं, सबसे ज्यादा केस इसी में बनते हैं sp3d में। बेटा सबसे ज्यादा केस बनते हैं 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। इसमें 3 लोन पेयर वाला बनता है। अच्छा, 0 लोन पेयर पे टीबीपी सेप होता है, ठीक है। 1 लोन पेयर अगर है तो सी सॉ सेप बन जाता है ना, सीसा सेप। 2 लोन पेयर पे टी सेप बनता है, और 3 लोन पेयर पे लीनियर बन जाएगा ये, ठीक है। और इसमें एंगल्स की बात करें तो टीबीपी में एग्जैक्ट 90 डिग्री, कॉमा 120। टीबीपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा जगह कम है इसलिए आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और सीसॉ शेप में क्या होगा कि कुछ एंगल 90 से कम हो जाएंगे, 90 इसमें एक्सियल इक्विटोरियल वाले होते हैं बेटा, और कुछ एंगल वो जो इक्विटोरियल वाले होते हैं ना, इक्विटोरियल इक्विटोरियल 120 से भी थोड़ा सा कम हो जाएंगे, तो लेस देन 90, 120। और टी शेप में जो एंगल होते हैं वो लेस देन 90 ही होते हैं ओनली। टी शेप में 120 एंगल बनते ही नहीं है, और लीनियर में तो एग्जैक्ट वो 180 ही भी रहेगा, है ना। लीनियर में तो इक्वल टू 180 लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए sp3d2। sp3d2 में 3 केस बनते हैं, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। 0 लोन पेयर पे सेप होता है ऑक्टाहेड्रल, 1 लोन पेयर पे सेप आता है बेटा स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर पे आता है स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल में 90, 180। स्क्वायर पिरामिडल में लिख दो लेस देन 90, और स्क्वायर प्लेनर में एग्जैक्ट 90। और लास्ट केस में sp3d3। sp3d3 में 3 केस, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। 0 लोन पेयर पे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसमें एंगल 70 टू 90, ये तो आइडियल केस होती है। 1 लोन पेयर पे लिख लो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल,
और इसमें एंगल 90 से कम हो जाते हैं, और टू लोन पेयर में पेंटागोनल प्लेन है। चोट नहीं, वो वेट कर रही थी। पेंटागोनल प्लेनर। और इसमें एंगल आते हैं लेस देन 70 to 90। तो पहले आप लोग ये टेबल जरूर बना लीजिए, क्योंकि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वीएससी पेयर थ्योरी से रिलेट करके पूछेगा वो, क्योंकि इसमें अलग अलग देखो केस है, बहुत सारे केस हम इसमें बन रहे हैं। तो ये टेबल हम लोग को याद भी करनी है। ठीक है, और टेबल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि क्वेश्चंस करते जाओ और टेबल बार बार देखते जाओ किसमें कौन सा शेप है। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही आप याद हो जाएगी आपको। अगर आप टेबल ही याद करने बैठोगे तो फिर है ना, एक बार में नहीं याद होगी। तो क्वेश्चंस करते करते ही आपको ये टेबल याद हो जाएगी। शुरुआत के दो केस तो बहुत सिंपल है। देखो एसपी में कोई वीएससी पेयर का केस ही नहीं होता है। sp2 sp3 सिंपल है। जो थोड़े से ये आपको याद भी करने हैं तो ये वाले याद करने, sp3 sp2 sp3 d3। ठीक है, पहले अब ड्रॉ कर लीजिए। बन गया बेटा सभी लोगों का? Yes, sir. Yes. देखो अच्छा, तो ये तो हो गया आपकी टेबल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पहले करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी सर सर इसको हम लोग कैसे अप्लाई ऑक- करें हम लोग। हाँ सर बताओ सर हम बताओ। लोग ऑक्टाहेड्रल को सर स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, आपको यही मिलेगा। ठीक सर। लेकिन ऑक्टाहेड्रल शेप जो होती है इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल के नाम से भी मतलब बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है वो, है ना, बोल सकते हैं। तो या इसमें बहुत सारे नोट्स डिलीट हो गए हैं, कि वो क्या उसको बोलते हैं, रिकवरी नहीं हो पाई उनकी, सही रिकवरी नहीं हुई। चलो सब वर्कशीट ही कर
लेते हैं। वर्कशीट में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के पॉइंट से अच्छे दिए हुए। ये एक वर्कशीट कर लेंगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मंडे से एग्जाम है क्या आप लोगों के? यस सर। 22 से? Yes. अच्छा, तो फिर अगले वीक में तुम लोग क्लासेस कैसे करोगे? सर बीच में थोड़ी छुट्टियां हैं ना सर, अच्छा अच्छा। लेकिन सर कुछ हाँ एग्जाम में छुट्टी भी नहीं है। तो आप लोग जिन बच्चों के पेपर हैं थोड़ा आप लोग बता दीजिएगा मैनेजमेंट में कि जिस दिन पेपर हो उसके एक दिन पहले आप लोग की क्लास ना लगाई जाए, ओके है सर। ना? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के होंगे मेरे ख्याल से स्टार्ट ही हो गए होंगे। यस सर। तब परसों से स्टार्ट है। यस सर, मेरा तो आज ही था केमिस्ट्री का। अच्छा कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ सर, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन बहुत आए थे। अच्छा अच्छा, तो हाइब्रिडेशन कर पाएगी नहीं? यस सर, थोड़ा थोड़ा आता था, पहले से स्कूल में पढ़ा था ना। अच्छा चलो बढ़िया है। तो ऑब्जेक्टिव होता कि सब्जेक्टिव था पेपर? ऑब्जेक्टिव सर। ऑब्जेक्टिव, अच्छा। तो कर आए होगे, ठीक कर आए होगे, है ना? और ज्यादा टफ पूछे नहीं होंगे स्कूल वालों ने, तो सीधे सीधे क्वेश्चन ज्यादा पूछे होंगे। सर आपको पता है सर सीएमएस वाले यस ऑब्जेक्टिव सर। लेंगे सब्जेक्टिव लेंगे? हाँ सीएमएस वालों का अभी हमें भी पूरे तरह कंफर्म नहीं। बच्चों ने पता किया था थोड़ा, शायद प्रिंसिपल जो भी इंचार्ज है उनसे पूछा था उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि सब्जेक्टिव होगा। 10th 12th का ऑब्जेक्टिव हो रहा है। हाँ 12th का ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो ये यस हमें भी सर। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि या तो बच्चों को सही बताया नहीं गया है, क्योंकि जो फर्स्ट लेवल का हाँ क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने अभी बनाया है जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म करके, तो इसमें रूल, लेकिन अब वो रूल हमें लग रहा है 10th या 12th के लिए शायद फॉलो कर रहे हैं कि जो फर्स्ट यस टर्म सर। का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और सेकेंड टर्म का सब्जेक्टिव। सीबीएसई आईसी दोनों में ऐसा है, लेकिन हमें लग रहा है वो 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए होगा, सर 9th है और ना? 11th को स्कूल डिसाइड कर रहा है। हाँ 9th 11th का स्कूल के हाथ में है। स्कूल का जो वो है कमेटी, वो जो डिसाइड करेगा वही फाइनली माना जाएगा। तो स्कूल वाले तो सब्जेक्टिव ही लेते आ रहे हैं वर्षों से, तो उनके लिए सब्जेक्टिव पेपर बनाना आसान है ना? वो पिछले 10 साल के पेपर उठाएंगे और उसमें छांट के बना देंगे पेपर, खटाखट खटाखट। तो स्कूल के टीचर्स ने मना कर दिया होगा ऑब्जेक्टिव के लिए है ना? क्योंकि जो जो काम जो पिछले कई सालों से करता आ रहा है उसके लिए वो काम करना आसान होता है ना। अब जैसे हम लोगों को बोला जाए कि ऑब्जेक्टिव पेपर बनाइए, तो हम लोग के लिए खेल है ऑब्जेक्टिव पेपर बनाना, क्योंकि हम लोग हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना चुके हैं, फ्रेम कर चुके हैं। कोटा में हम लोग जब थे तो वहां पे पूरा एक एक्टिविटी चलती रहती थी, क्लासेस के साथ में चलती रहती थी कि वीक में एक दिन 2 घंटे हम लोगों को वहां पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी कोटा में, तो वहां पे हम लोग को बैठा दिया था। जितने भी केमिस्ट्री स्टाफ के मेंबर है, करीब 50-60 टीचर रहते थे उसमें, मतलब केमिस्ट्री में टोटल 60 टीचर तो थे उस समय के, तो 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसमें हम लोग को क्वेश्चंस फ्रेम करने होते थे, न्यू क्वेश्चन फ्रेम करते थे हम लोग। हम लोग को बुक्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाती थी लाइब्रेरी में,
और हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करते थे। ये होता था कि कोई नया पुराना क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। ये नहीं कि आपने कोई उठाई बुक, आपने है ना जेडी ली, उसी का क्वेश्चन आपने कॉपी कर दिया, तो वो अलाउ नहीं है। कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उसमें बाद में चेकिंग भी होती थी। फिर उन्हीं में से कुछ लोग जो ज्यादा सीनियर लोग थे, है ना, जो जिनको बहुत एक्सपीरियंस था, 50+, जो क्लासे वासे कम ले पाते थे एज फैक्टर की वजह से, तो उनको उस कमेटी में रखा गया था। तो वो लोग चेक करते थे कि जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं कहीं कॉपी तो नहीं कराए, है ना। तो फिर उसमें करेक्शन करते थे वो लोग कि क्वेश्चन में गलतियां तो नहीं है, उनको करेक्ट करके फिर वो क्वेश्चन बैंक में ऐड कर देते थे वो क्वेश्चन। फिर उन क्वेश्चन से पेपर बनता था। तो एक्टिविटी बहुत चलती थी वहाँ। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव पेपर बनाने के लिए बोला जाए तो हम लोग को बहुत आसान है, वही काम हम लोग पिछले कितने सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग को सब्जेक्टिव पेपर बनाने बोला जाए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्कूल वालों के साथ उल्टा है। तो वही है कि सब्जेक्टिव ही बना रहे होंगे, अगर स्कूल वालों के हाथ में तो सब्जेक्टिव देंगे। चलो खैर, जो भी है, हम लोग की तैयारी सही हो तो। अच्छा, सीएमएस के पेपर चाहिए हो तो मेरे पास पिछले 5 साल के हैं, मैं दे दूंगा अगर कि कोई बच्चा सीएमएस का हो यस तो। सर, वो भेजिएगा सर मुझे। हाँ, भेज दूंगा। तो 5 साल के पेपर ही लगा लेना, वो वही घुमा फिरा के दे देंगे। उन्हीं 5 साल के पेपर में ही तुम्हें पेपर पूरा मिल जाएगा। नया कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो भी अच्छा कराओगे। ठीक है। तो देखो, जैसे ये वाला केस है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इस पे हमें बताना है। तो इसमें आप देखो कि बेरिलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों शेयर कर लेगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, है ना, हाइब्रिडेशन। क्योंकि इसमें 2 सिग्मा और लोन पेयर 0 हो गए ना, तो इसका हाइब्रिडेशन sp हो गया। और ज्योमेट्री बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन लीनियर हो गया। शेप, अच्छा एक ये बताओ कि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या होता है। कई बार क्वेश्चन में वो आपसे ज्योमेट्री बोल देगा और कई बार वो शेप बोल देगा, तो शेप क्या सेम डिफरेंस रहेगा, है। ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। शेप सेम रहेगा, ज्योमेट्री सेम जाएगी। देखो, एक सर इसको समझ ज्योमेट्री लीजिए आप लोग। हाँ, बताओ बताओ। सर ज्योमेट्री के समय सर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सर सबको कंबाइन करके वो ली जाती है, और सर शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं। हाँ, गुड, यही मेन आंसर है। यही चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा। देखो, ज्योमेट्री जब पूछी जाती है तो वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कलेक्टिवली देखकर हम लोग ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। जैसे अमोनिया की ज्योमेट्री बोले तो अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री इसकी देखेंगे तो टेट्राहेड्रल ही होगी। अमोनिया की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल, है ना। लेकिन अमोनिया का जब शेप देखें, शेप बताते समय केवल बॉन्ड पेयर्स को ही कंसीडर करते हैं, बॉन्ड लोन पेयर को उस समय नहीं देखते हैं, भूल जाते हैं कि लोन पेयर है ना। तो बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में जो शेप बनता है उसको उसको हम लोग शेप बोलते हैं फाइनली। तो अमोनिया का जो शेप है, ये लिख लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूजन ना हो। अमोनिया का शेप पिरामिडल है, ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ऐसे ही वाटर का भी बेटा, वाटर का शेप कोई पूछे तो वी शेप है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ज्योमेट्री बोलेंगे तो वो लोन पेयर अलोंग विद बॉन्ड पेयर कलेक्टिवली, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को सभी की डायरेक्शन, सभी के रिस्पेक्ट में जो शेप आ रहा है उसको ज्योमेट्री बोलेंगे। तो ओवरऑल वो देखा जाए तो टेट्राहेड्रल ही आएगा। ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि sp3 अगर हाइब्रिडेशन किसी में आ रहा है तो उसकी ज्योमेट्री तो हमेशा क्या रहेगी, अगर ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल रहेगी। लेकिन शेप जो होगा वो वीएससी प्यार थ्योरी से हम लोग बताएंगे, है ना। ठीक है। यस सर। है ना, या फिर उसको ऐसे भी समझ सकते हो, ज्योमेट्री हमेशा जो 0 लोन पेयर की वजह से आती है, शेप वही ज्योमेट्री होती है, चाहे लोन पेयर कितने भी हो। जैसे sp3 में 0 लोन पेयर पे टेट्राहेड्रल आ रही शेप, और यही ज्योमेट्री बन जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में,
चाहे लोन पेयर 1 हो चाहे 2 हो, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, है ना। जैसे sp3d में 0 लोन पेयर पे शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना। लेकिन आपसे कोई पूछे sp3d में एक लोन पेयर पे ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री टीबीपी ही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, है ना। लोन पेयर चाहे कितने भी हों उसमें, तो ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। अब जैसे अगला केस है, ये आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ना। इसमें सब में दो दो एग्जांपल दिए हैं, दोनों में कोई भी एक देखो तो सेम ही आएगा, तो मैं सबका पहला पहला एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये इस तरह का बनेगा BF3, ठीक है। अब इसमें देखो तो 3 सिग्मा बॉन्ड है बोरॉन के पास, और लोन पेयर इसमें होंगे नहीं, क्योंकि बोरॉन के पास बेटा वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 3 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका sp2, ठीक है। और इसमें लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप तो सेम ही होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा, प्लेनर ट्राइगोनल, और शेप भी इसका क्या हो जाएगा, प्लेनर ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, हाँ। अब जैसे SO2 है आपका, तो SO2 आप देखो तो ये बनेगा, तो इसमें 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सम 3 आ रहा है तो स्टेरिक नंबर 3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। sp2, ठीक है। अब ज्योमेट्री बताओ इसकी क्या होगी sp2 में। प्लेनर ट्राइगोनल। हाँ हाँ, ज्योमेट्री तो प्लेनर ट्राइगोनल ही होगी, सही है। लेकिन शेप क्या होगा इस केस में, लीनियर वी एंड हाँ, शेप वी शेप या बेंड शेप भी कह सकते हो, एंगुलर भी आप कह सकते हैं, वो सभी एक ही है। अब जैसे मेथेन है, मेथेन तो खैर आसान केस है भाई। मेथेन में 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो सम आएगा 4 sp3। sp3 में 0 लोन पेयर, क्या शेप होगा, टेट्राहेड्रल। है ना, हाँ टेट्राहेड्रल। और इसमें शेप आएगा इसका, शेप भी टेट्राहेड्रल आएगा, क्योंकि लोन Yes, पेयर 0 है ना। अब जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में आप देखो तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, सम आ गया 4, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आ रहा है, लेकिन 1 लोन पेयर भी है बेटा इसमें, तो इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ये सारे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कर लोगे। जैसे yes, sir. इसमें कोई एक, चलो ये वाला बताते हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के है। SF4, SF4 देखो भाई, SF4 में सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में से तो 4 तो शेयर कर लेगा, एक रह जाएगा लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडेशन बताओ कितना आएगा, फोर सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, sp3d। sp3d आ जाएगा, ठीक है। sp3d में पहले बताओ ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगल बाइपिरामिड। हाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, फिर शेप क्या आएगा इसका, सीसो। सीसो शेप। हाँ शीशा से, ठीक। sp3d में 1 लोन पेयर, देखो इसमें लोन पेयर देखो तो 1 है ना, सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, लोन पेयर 1 है, ठीक है। तो sp3d में 1 लोन पेयर अगर है तो उसका शेप आएगा शीशा शेप आएगा, ठीक है। वो टेबल वही है कि वो टेबल याद हो जाएगी, तब आप जल्दी जल्दी बताना शुरू कर दोगे।
लेकिन अभी शुरुआत में देख देख के बताओ कि sp3 में एक लोन पेयर तो सीसा से, ठीक है ना? यस सर। तो ये पूरा वर्कशीट एक बार आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अब इसमें ये शेप आपको बनानी भी आनी चाहिए। कई बार आपसे इस शेप पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए आते हैं, तो वैसे बहुत आसान है, एक बार देख लेंगे तो सब बना ले जाओगे आप लोग। जैसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देखो sp वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि sp में तो एक ही शेप होती है, वो भी लीनियर होती है, उसमें VSC पे आते हुए लगती भी नहीं है। तो sp2 से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? sp2 में दो केस होते हैं, 0 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है? अब जैसे 0 लोन पेयर है किसी में, तो उसका शेप क्या हो जाएगा? प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। तो प्लेनर ट्राइगोनल तो हम लोग बनाना जानते ही है, तो हम लोग अभी पढ़े ही थे, ठीक है? इसके एग्जांपल में जैसे BF3 हो गया, BeCl3 हो गया, BBr3 हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। तो प्लेनर ट्राइगोनल जैसे ये हो गया, एक बोरॉन, उसके साथ 3 फ्लोरीन लगा दीजिए, ये मैंने BF3 का बना दिया, ठीक है? और ये इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है? 120 डिग्री है ना? 20। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये सारे बॉन्ड एंगल 120 हो गए, ठीक है? तो ये तो हम लोग को पता ही है। अब इसमें अगला वाला केस जो है वो समझो, sp2 में अगर एक लोन पेयर आएगा तो क्या बनता है? तो sp2 में एक लोन पेयर पे शेप बनता है बेंड शेप या वी शेप, ठीक है? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, ये सब इसी के नाम है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, SO2 लिख लीजिए, SnCl2 लिख लीजिए, NO2 माइनस लिख लीजिए, ये सब इसी के केस बन जाएंगे। अब जैसे SO2 है, तो SO2 में सल्फर 2 ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है? और एक उस पे लोन पेयर भी रहेगा, तो ये आपका शेप हो जाएगा। अब इसमें अगर केवल आप बॉन्ड पेयर्स को ही देखो तो ये V बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर लोन पेयर को ना देखो, केवल बॉन्ड पेयर को देखो, तो V बनता हुआ दिखाएगा, तो ये V शेप इसीलिए बोलते हैं। लेकिन वही बात है, क्या इसमें कोई पूछे ये बॉन्ड एंगल 120 होगा? तो अब ये जो लोन पेयर आ गया है, ये 120 में रहने नहीं देगा उसको, है ना? लोन पेयर जो होता है वो बोलते हैं शैतान होता है, खाली दिमाग, एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना? तो ये लोन पेयर किसी के साथ बॉन्ड ऑन तो बना ही नहीं रहा है ना? ये इसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इंगेज तो है नहीं, ये फ्री घूम रहा है ये, तो ये खाली दिमाग है इसका मतलब कि जो खाली बैठा हुआ है वो आपने देखा होगा ना कि मोहल्ले में आपके भी मोहल्ले में ऐसा होगा कि 2-4 लेडीजें डेली घर के बाहर बैठ जाती होंगी और मोहल्ले में सबके बारे में बात करती होगी कि इनके घर में ये हो रहा है ना? इनके घर में ये हो रहा है। गांव में थोड़ा ऐसा ज्यादा होता है, शहरों में थोड़ा लोग थोड़ा सा अपने से ही मतलब रखते हैं लेकिन गांव साइड चले जाओ तो आपको ये चीज आपको बहुत दिखाई देगी। तो वही बात है कि भाई जिसके पास काम धंधा कम है ठीक है, उसी को तो पंचायत करने में मजा आएगा। तो वही बात है कि ये लोन पर कोई बॉन्ड बना नहीं रहा है, अब वो जो देख रहा है कि जो बॉन्ड बना भी रहा है ना, तो उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है, उसको रिपेल मार रहा है, इधर से भी रिपेल मार रहा है, इधर से रिपेल मार रहा है, तो उसके जो अपने खुद के एंगल हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर वैसे भी ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर पे, तो ये एंगल थोड़े कम हो जाएंगे, ये 117 डिग्री पहुंच जाते हैं SO2 में, ठीक है? 120 से कम हो जाएंगे और 117 पे सेट हो जाते हैं।
तो ये आपका हो गया कौन सा, SO2 वाला केस हो गया, ठीक है यस ना। और जो आदमी मान लो बिजी है, तो उसको अपने का ही भरोसा नहीं है, मतलब वो अपना ही संभाल ले, बड़ी बात है, दूसरों के बारे में बात करने का या सोचने का समय ही नहीं है। तो वो होते हैं बॉन्ड पेयर, है ना। तो हम लोग को बॉन्ड पेयर बनना है, ना कि लोन पेयर। बॉन्ड पे अच्छा, है ना। ये सब तो देखो, थोड़ा सा मैं बीच बीच में तुम लोग को हंसाने की कोशिश करता हूँ। इससे केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत अगर केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ाया जाए आपको तो बड़ा बोरिंग लगेगा आपको। केमिस्ट्री थोड़ा सा बीच में मैं इसलिए। अच्छा, sp3 वाला तो अभी बता ही दिया, तो खैर इसको अब डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, है ना। sp3 के तीनों केस हम लोग को अभी देखे ही थे। टेट्राहाइड्रल में जैसे मेथेन का केस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, चलो। BS4 प्लस NS4 प्लस SiCl4 ले लो, SiF4 ले लो। ये सब पे आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आएगा, ठीक है। और लोन पे 0 आएंगे। तो ये जितने भी है ना, सब टेट्राहेड्रल शेप के आयन मॉलिक्यूल है। पिरामिडल में लिखना चाहो तो अमोनिया लिख लो, सबसे पहले तो अमोनिया लिखो। फिर कोई एमीन लिख देना, RNH2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी अमीन ले लो आप, है ना। तो वो पिरामिडल ही होता है। 1 डिग्री अमीन हो, 2 डिग्री अमीन भी हो सकता है, 3 डिग्री अमीन भी ले सकते हो। SnCl3 माइनस BC टाइप का एग्जाम्पल है। SO3 2 माइनस, SeO2 2 माइनस। ये सब पिरामिडल शेप के एग्जाम्पल है। V शेप में वाटर लिख लीजिए आप लोग, है ना। एल्कोहल लिख लीजिए, एल्कोहल का भी शेप V शेप होता है। ईथर का भी V शेप होता है ना। Cl2O, Br2। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में एक जगह लिखाई दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्पल रटने बैठ जाओ कि हमें सारे याद करने हैं। ये देखो, क्वेश्चन जब आएगा तो आपको इन्हीं में से कोई छांट के दे दिया जाएगा, लेकिन आपको अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग वहां पे हाइब्रिडेशन निकालना आता ही है। हाइब्रिडेशन निकाल के चेक कर लेंगे कि कौन सा हाइब्रिडेशन है, कितने लोन पेयर है, ठीक है। तो ऐसा कोई ये कंपलसरी नहीं, एग्जाम्पल नोट्स में लिख लीजिए, बट वो याद, ऐसा नहीं कि सारे याद करने हैं, ठीक है। तो निकालना हम लोग सीख ही लिए हैं, तो फिर कोई याद करना कंपलसरी नहीं उस केस में। हाँ, ये कि टेबल याद कर लेना, जो याद करना है तो वो टेबल याद कर लेना जो ऊपर अभी पढ़ी है, वो टेबल का काम की है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें 4 केस होते हैं, ठीक है। एक होता है 0 लोन पेयर का, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर, ठीक है। 1 लोन पेयर में जो शेप होता है वो, सॉरी, 0 लोन पेयर पे शेप होता है TBP। 1 लोन पेयर पे सीसा शेप होता है। 2 लोन पेयर पे T शेप बनता है। और 3 लोन पेयर पे लीनियर हो जाता है, ठीक है। टीबीपी में अगर देखें तो जैसे PCl5, PF5, SBS5, PCl3F2, इस तरह से लिख सकते हो ये एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें PCl5, मतलब इसमें सबसे जो मेन एग्जाम्पल माना जाता है PCl5 माना जाता है। अच्छा, sp3d में कोई भी शेप बनाना है तो पहले आप ज्योमेट्री का बेस बना लीजिए, ठीक है। और उसमें ज्योमेट्री का बेस ट्रायंगल बनाइएगा। और PCl5 में तो आपको 5 क्लोरीन बैठालने हैं, तो 3 आप बैठाल दीजिएगा इक्विटोरियल पे, और 2 क्लोरीन बैठाल दीजिएगा एक्सियल पे,
ठीक है, तो ये आपका बन गया TBP शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इसमें सीसा शेप कैसे बनता है इसको समझते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मैं पहले कुछ एक दो चैप्टर मैंने पढ़ा है आप लोगों को, तो उसमें मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, पहले से काफी कुछ लिखा रहता है, बीच बीच में काम काम की चीजें उसमें मैं लिख देता था, है ना। तो वो वाला तरीका ज्यादा अच्छा है कि ये वाला तरीका ज्यादा बेटर लग रहा है दोनों को? सर ये वाला। सर ये वाला। सर ये वाला। अच्छा, ये मतलब सारा पूरा लिखने में ज्यादा सही लग रहा है। अच्छा, इसमें मतलब ज्यादा समझ में आ रहा है। चलो बढ़िया है भाई। ठीक है, तो देखो इसमें सीसा शेप की अगर हम लोग बात करें, तो सीसा शेप जो होता है ये कैसे बनता है, इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आपको अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक आपको मैं नोट ये लिखा दे रहा हूँ। जब भी बेटा sp3d हाइब्रिडेशन आ रहा हो किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, सेंट्रल एटम पे, और उसमें कुछ लोन पेयर बैठे हों, तो आप लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखिएगा। अगर आपको सीधे करेक्ट शेप बनानी है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे करेक्ट शेप ड्रॉ कर देनी है ना। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार सीधे आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा शेप सही है कौन सा गलत है, तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, लोन पेयर always occupy equatorial position in sp3d hybridization। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अगर याद रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, कि sp3d हाइब्रिडेशन में चाहे कितने लोन पेयर क्यों ना आ रहे हो, आपको लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे बैठाना है। ठीक है, और ज्योमेट्री का बेस ट्रायंगल ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो बेटा, जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा है किसी मॉलिक्यूल पे, तो ज्योमेट्री का बेस ट्रायंगल ही बनेगा सभी में। ठीक है, अब जैसे SF, इसका पहला एग्जांपल लेते हैं, SF2 नहीं, SF4 होगा। हाँ, SF4, कि SF4 का शेप कैसे बनेगा। तो SF4 में आप देखोगे तो सल्फर पे एक लोन पेयर है और 4 फ्लोरीन है। ठीक है, तो लोन पेयर को आप पहले VIP ट्रीटमेंट करते हुए उसको आप पहले इज्जत के साथ इक्विटोरियल पोजीशन पे बैठा दीजिए। वैसे तो इक्विटोरियल पोजीशन 3 होती हैं, ये वाली भी इक्विटोरियल है, ये वाली भी इक्विटोरियल है, तो आप कहीं भी बैठा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं यही बैठाना है, आप इस वाली इक्विटोरियल पे बैठा दीजिए, या आप इस वाली इक्विटोरियल बैठा दीजिए, कहीं किसी एक इक्विटोरियल पे बैठा दीजिए। ठीक है, एक्सियल में मत बैठा लिएगा, बस यही ध्यान रखना है। और बाकी बची हुई पोजीशन पे जो बचे हुए एटम है वो बैठा दीजिए। ठीक है, बोलो भाई। तो ये जो शेप बन रही है ये आपकी शीशा शेप है, शीशा शेप। इसे बोलते हैं हम लोग कौन सी शेप? शीशा शेप। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा होगा सर शीशा शेप हमें समझ, मतलब शीशा टाइप का तो लग नहीं रहा है शीशा शेप। तो ये आप लोगों ने बचपन में झूला झूला होगा, इस तरह का एक शीशा टाइप का होता है झूला। ये एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, एक बच्चा इधर बैठ जाता यस सर। है ना। झूला है कि नहीं झूला है? यस। तो ये वाली शेप में शीशा आपको दिख रहा है, ये
है ना, जो के बनता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली इंग्लिश अल्फाबेट में के बनता हुआ दिख रहा है, और के कोई अगर घुमा दो 90 डिग्री से तो वो सीसा शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो है सीसा। ठीक है, यस यस तो अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है जेई के पेपर में, क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मैनी, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछते हैं वो, ये एडवांस के पेपर में पूछा गया है, जबकि मतलब कि है आसान क्वेश्चन भाई, जिसको शेप बनाना आता है तो उसके लिए आसान है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मैनी सल्फर, नहीं, हाउ मैनी फ्लोरीन, सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड एंगल are present at 90 degree in SF4 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि SF4 मॉलिक्यूल में कितने फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड एंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री पे लोकेटेड है। सर 2 सर 4। सर 2। कितने, 2? सर 4। 4 है। सर 2। यही तो गड़बड़ है, आंसर है 0। 0। एक भी बॉन्ड एंगल ऐसा नहीं है जो 90 पे हो। फिर कहोगे सर हमें तो ये दिख रहा है, तो कोई एक्सियल वाला इक्विटोरियल के साथ 90 बना रहा है, और ये एक्सियल इस वाले इक्विटोरियल के साथ भी 90 बना रहा है, तो 2 तो ये हो गए। और ऐसे नीचे वाला फ्लोरीन, नीचे वाले एक्सियल वाले फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखो तो ये इन्हीं दोनों इक्विटोरियल वालों के साथ 90 बना रहा है, तो ऐसे तो 4 होना चाहिए। लेकिन 4 होना तो चाहिए, लेकिन ये भी सर तो लोन देखो पेयर ये, आने के बाद थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। हाँ ये बेटा लोन पेयर बैठा बैठा क्या कर रहा होगा, रिपल्सन मार रहा होगा, है ना। मौज कर ये रहा। देखो, हाँ ये खुद तो बॉन्ड बना नहीं रहा है, लेकिन दूसरे के बॉन्ड को रिपेल भी मार रहा है ना। बोलो भाई, तो होगा क्या, ये यस लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल मारेगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर आप देख रहे हो एक्सियल वाले, वो थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, ऐसे हल्के, मतलब ज्यादा नहीं, 3-3 डिग्री टिल्ट हो जाते हैं इसमें, ये 3-3 डिग्री टिल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ये टिल्ट होंगे एक्सियल वाले, तो क्या बताओ ये इक्विटोरियल के साथ 90 पे रह पाएंगे, तो ये 3 डिग्री कम हो जाएगा, ये एंगल 87 रह जाएगा, है ना। तो 90 डिग्री पे एक भी ऐसा बॉन्ड नहीं है फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन के बीच में जो 90 डिग्री पे एडजस्ट हो रहा हो, मतलब बन रहा हो, है ना, यस सीसा से। यस सर। ये थोड़े हल्के हल्के बेंट हो जाएंगे। और इसे अगर अगर आप जेडी ली बुक पढ़ोगे तो उन्होंने सीसा सेप को बेंट सीसा सेप बोला है, उन्होंने सीसा सेप को सीसा सेप नहीं बोला है, उन्होंने सीसा सेप को बेंट सीसा सेप बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो शीशा एग्जैक्ट अगर शीशा होता है ना तब तो 90 पे होते, लेकिन थोड़े थोड़े वो 3-3 डिग्री बेंट हो रहे हैं एक्सियल वाले, तो वो हल्का सा बेंट शीशा से बनता है इसमें। लेकिन वही है कि ज्यादातर बुकों में बेंट कम ही देखने को मिलेगा, शीशा सेप ही लिखा हुआ मिलता है, तो वो शीशा सेप वो बेंट शीशा सेप सेम ही मानते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि एग्जैक्ट 90 डिग्री पे इसमें कोई भी बॉन्डिंग एंगल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ही। यस यस सर। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया होगा कि लोन पेयर अपन लोगों ने इक्विटोरियल बैठाला, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ऐसा क्यों, इसमें 2 केस पॉसिबल हैं। ठीक है, SF4 अगर SF4 के शेप को बनाया जाए तो 2 तरह से शेप बन सकते हैं इसके। एक तो
चलो आपकी बात मान ली मैंने कि लोन पेयर को बैठा दिया इक्विटोरियल पे, और बॉन्ड पेयर को बैठा दिया बाकी जगह पे बॉन्ड पेयर बैठ गए। तो एक तो ये एक तो पॉसिबल शेप ये है, लेकिन एक पॉसिबल शेप ये भी तो है जिसमें लोन पेयर को कहाँ बैठा दिया जाए, एक्सियल पे, है ना। तो ये वाली शेप क्यों गलत है, मतलब ये क्यों नहीं हम लोग बना रहे, है ना, इसके पीछे क्या रीजन है? सर इसमें रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा। है ना। तो हाँ, तो इट कैन बी एक्सप्लेन बाई वीएससी पेयर थ्योरी कि इन दोनों शेप में यही SF4 मॉलिक्यूल इसी शेप में क्यों एग्जिस्ट करता है नेचर में। जब देखा जाता है तो SF4 मॉलिक्यूल इसी शेप को क्यों अडॉप्ट करता है, वो ये वाला शेप क्यों नहीं अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो उसके इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, क्योंकि देखो इसमें एक ही लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन तो हो नहीं सकता, और लोन पेयर के बाद सेकंड नंबर में जो डोमिनेंट होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है। तो आप देखो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल 90 है, अप्रोक्सीमेट 90, वो एग्जैक्ट 90 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेट में बात कर रहे हैं। तो ये लोन पेयर जब इक्विटोरियल में बैठा है पहले स्ट्रक्चर में, तो ये कितने बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पे है? तो एक तो 90 ये है, एक ये, तो इसमें दो ऐसे लोन पेयर बॉन्ड एंगल्स हैं, है ना, दो ऐसे लोन पेयर बॉन्ड एंगल्स हैं जो 90 डिग्री पे हैं पहले स्ट्रक्चर में, है ना। अच्छा, अब ये बताओ कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर 120 पे कितने हैं? तो ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ 120 पे और इस वाले के साथ 120 पे, तो 120 पे भी दो ही है, ठीक है ना। अब यस देखो, सर। अब यही चीज आप सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए, ये इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर था, ये सेकंड था। हम लोग पता लगाने जा रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है, वो मॉलिक्यूल नेचर में किस फॉर्म में रहेगा, किस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेगा। तो इसमें देखो कि 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे कितने बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें देखो भाई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में 90 डिग्री पे कितने बन रहे हैं, तो एक ये बन रहा है 90 के साथ, एक ये है ना, ये 90 पे बन रहा है, ठीक है, तो तीन बन रहे 90 पे। और इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एक एंगल बन रहा है 180 पे, है ना। देखो ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर 180 बन रहा है, ठीक है। अब देखो VSEPR थ्योरी क्या बोलती है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट होंगे वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे। और हमारा कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा लग रहे हों, वो वाला मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल उस शेप को अडॉप्ट करना चाहेगा जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा ज्यादा लग रहे होंगे, कि जिसमें कम से कम लग रहे होंगे, सर कम। यानी जहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमाइज होंगे। अब इसमें हम कैसे जाने कि कौन सा मिनिमाइज है, तो इसमें आपको मैं तरीका बताता हूँ कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, अगर 100 डिग्री से अधिक एंगल पे है, 100 से अधिक है, तो ये रिपल्शन तो वैसे ही मिनिमाइज हो जाते हैं, ये रिपल्शन तो वैसे ही क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इनको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर 120 पे, तो 100 से ज्यादा है तो ये वाले तो वैसे ही खत्म होंगे, मतलब ये वाले रिपल्शन जो होंगे वो वैसे ही बहुत वीक होंगे, नेग्लेक्जिबल टाइप के होंगे, तो इनको मत देखो। ऐसे ही इसमें ये 180 वाला तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा एंगल पे आ गए इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये और भी वीक हो गया होगा और कमजोर है ना। तो ये वाले इग्नोर कर देने होते हैं, जो वीक वाले हैं ना इनको क्या करिए, इग्नोर कर दीजिए, उनको मत देखिए। आप कंपेयर करिए कम 100 से कम एंगल पे, तो 100 से कम एंगल पे 90 डिग्री पे इसमें जो रिपल्सन है वो पहले स्ट्रक्चर में दो ऐसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो 90 डिग्री पे है, और इसमें
ऐसे 3 हैं, है ना, ऐसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का नंबर क्या है, 3 है। तो इसमें 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 पे है, तो ज्यादा रिपल्शन लग रहा होगा, है ना। इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, इसमें रिलेटिवली कम लग रहा होगा। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल वो वाला शेप अडॉप्ट करेगा जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो, कम हो, लेट्स है ना, लेस हो। तो ये वाला स्ट्रक्चर नेचर में इसीलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री पे दो ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बोलो भाई, यस समझ सर। में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है। तो ये पता लगाने का तरीका होता है, लेकिन वो तो जब आपसे कभी रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाए तभी हम लोग बोलेंगे। अदरवाइज आपको ये याद रखना है कि sp3d हाइब्रिडेशन है तो हमेशा लोन पेयर कहाँ बैठ जाएगा, इक्विटोरियल पे। अब जैसे आपको ये टी शेप वाला बनाना है, टी शेप, तो टी शेप में जैसे ClF3 को लेते हैं एग्जांपल में, तो टी शेप में आप जरा देखो टी शेप कैसे बनता है। तो टी शेप में पहले तो ज्योमेट्री का बेस बना दो। ज्योमेट्री का बेस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 ही है, ठीक है। और बीच में बैठ बैठ जाएगा सेंट्रल एटम क्लोरीन। अब देखो ClF3 जैसे हम देख रहे हैं, तो ClF3 में बेटा क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 तो शेयर कर जाएंगे, बचेंगे 4, 4 मतलब लोन पेयर कितने, 2 हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों लोन पेयर कहाँ बैठा लें, तो यहाँ पे वही आपको अगर पॉइंट याद है कि sp3d हाइब्रिडेशन में लोन पेयर हमेशा कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल, है ना। तो लोन पेयर आप इक्विटोरियल पे बैठा दिए, और बचे जो बॉन्ड पेयर हैं वो एक बैठ जाएगा इक्विटोरियल पे और 2 बैठ जाएंगे एक्सियल पे, ठीक है। तो ये आपका टी शेप बन जाएगा। ये आपको टी दिखना चाहिए, देखो ये आपका टी बनता हुआ दिख रहा है, लेटा हुआ टी है, नींद आ गई उसको, ठीक है। लेकिन सर बेंट हो जाएगा ना ये थोड़ा अंदर की तरफ। तो अब फिर से वही बात है कि इस टी शेप में ज्यादा अगर बेंट होगा। बॉन्ड एंगल देखें तो 90 डिग्री दिख रहा है, हाँ सही कर रहे हो। वैसे तो आइडियली ये 90 होना चाहिए, ठीक है, ये वाला या ये वाला एंगल। लेकिन फिर से वही बात है कि ये दोनों शनि की दृष्टि पड़ेगी, है ना। ये लोन पेयर इसको रिपेल मारेगा, और ये वाला लोन पेयर, अच्छा ये लोन पेयर आपस में भी थोड़ा रिपेल मारेंगे, थोड़ा और नजदीक आ जाएंगे बॉन्ड पेयर के, तो और ज्यादा फोर्स से रिपेल मारेंगे। तो होगा क्या, ये दोनों फ्लोरीन 90 पे नहीं रह जाएंगे, ये भी बेंड हो 85। जाएंगे। हाँ, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है इस वाले केस में कि टी शेप में कितना होता है, लेकिन वो 90 से कम ही होगा, कम से कम 4-5 डिग्री कम हो जाएगा वो, ठीक है। सर इसमें वैसे लोन क्लोरीन पेयर, थर्ड, हाँ हाँ सर हाँ इसमें तो लोन पेयर आपस में भी तो सर रिपेल करके 120 से एंगल बढ़ा लेंगे अपना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कोई पूछे कि इसमें लोन पेयर के बीच का क्या एंगल है, तो वो 120 नहीं होगा, वो क्योंकि खुद में आपस में रिपेल भी कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो वो 120 से थोड़ा से हायर एंगल पे एडजस्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो बॉन्ड पेयर को और ज्यादा रिपेल मारेंगे, क्योंकि वो जितना रिपेल होंगे उतना नजदीक आ जाएंगे बॉन्ड पेयर के, तो नजदीक से रिपल्शन और ज्यादा लगेगा, है ना। तो सही कह रहे हो। हाँ, इसको हम लोग टी शेप तो बोलते ही हैं, इसको भी बेंट टी शेप बोलते हैं। तो इसको बोलना चाहिए एक्यूरेटली देखा जाए तो ये बेंट टी शेप है ना। लेकिन वही बात है कि इंडियन ऑथर्स कई जगह ज्यादातर बुक्स में बेंट बेंट वर्ड को नहीं यूज किया है, वो केवल टी शेप मतलब शॉर्ट में टी शेप बोल देते हैं, लेकिन एक्यूरेटली देखा जाए तो ये बेंट टी शेप है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा बच रहा है, 3 लोन पेयर वाला केस बच रहा है, हाँ, जीनॉन डाइफ्लोराइड। जीनॉन डाइफ्लोराइड में देखो लीनियर शेप बन जाता है, तो तीनों इक्वेटोरियल वाला कर लेंगे तो बचेंगे सिर्फ एक्सियल वाले। हाँ बिल्कुल सही, है ना। जीनॉन डाइफ्लोराइड में अगर आप देखो तो जीनॉन
के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में 2 शेयर कर लेगा, बचेंगे 6, 6 में 3 लोन पेयर रहेंगे उसे। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने पे तो sp3d आएगा इसका, क्योंकि 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर सम करोगे तो 5 आएगा। अब इसका शेप जब बनाएंगे तो वही बात है कि लोन पेयर को पहले वीआईपी ट्रीटमेंट करते हुए उनको बैठा देंगे इक्विटोरियल पे, तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएगा एक एक, और बॉन्ड पेयर आएगा आपका एक्सीएल पे, तो फ्लोरीन इस पे एक्सीएल इफेक्ट पे नहीं आ जाएंगे। इस पे इसका इफेक्ट नहीं होगा ना? क्या कहते हैं इसका, लोन पेयर हाँ, का? ये आप लोग बताओ कि इसमें इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। नो फिर सर, नहीं नहीं होगा। होगा सर, सारे फोर्सेस नो कैंसिल कर नहीं देंगे होगा। एक दूसरे को। अच्छा। हाँ ठीक है, तो हाँ इसमें इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट, ये जो लोन पेयर है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री पे आ रहे हैं, है ना, और तीनों लोन पेयर 120 के रिस्पेक्ट में अरेंज है, तो यहाँ पे लामीज थ्योरम लग जाएगी कि ये रिपल्सन दे तो रहे होंगे, लेकिन जैसे ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्सन दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा, ये भी, तो यहाँ पे 3 वेक्टर बनेंगे, लेकिन उन तीनों वेक्टर के बीच का आपस का एंगल भी 120 हो जाएगा, इस वजह से रिजल्टेंट 0 आएगा। तो ये जो फ्लोरीन है ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ही रहेगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कैंसल आउट करेंगे, ऐसे नीचे वाले फ्लोरीन पे भी नेट फोर्स कैंसल आउट करेंगे, और ये लोन पेयर के फोर्स भी आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्योंकि वो उनके बीच का एंगल 120 है। तो ये आइडियल केस की तरह ही देखने को मिलेगा, मतलब इसके जो बॉन्ड एंगल आएंगे वो एग्जैक्टली 180 आएंगे, उससे कम नहीं होंगे, है ना, तो इसमें एग्जैक्टली 180 रहते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन इसमें सारे फोर्स वो इक्वल हैं और सिमेट्रिकल हैं, सो वो कैंसल आउट हुए जा रहे हैं, रिजल्टेंट 0 आ रहा है उनका, इस वजह से इसमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका लीलॉन डाइफ्लोराइड है। तो चलो बचे हुए जो केस है वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, sp3d2 और d3 वाले, है ना। बाकी आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, VSEPR थ्योरी का एक सेक्शन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 में, आप देखिएगा, तो वो आप लोग अपनी सीट से अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन इसके VSEPR थ्योरी के। ठीक है, ओके सर। चलो इतना ही रखते हैं। कल वैसे छुट्टी है, बताओ सुबह पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, गुरु नानक जयंती। सर क्लासेस तो हैं कल? क्लासेस हैं, अच्छा इवनिंग में है क्लासेस। यस यस सर। यस सर। अच्छा, तो मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाओगे ऑनलाइन? सर पेपर आ पेपर आ रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है, अभी चलो सेल्फ स्टडी करो फिर तुम लोग, है ना, पेपर भी है तुम लोग का। ठीक है, सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना चाहिए तुम लोग को। हाँ क्या करो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर एक डाउट था। क्वेश्चन लगाना आप लोग, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ बताओ। सर जैसे जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सर जो फॉर्मल चार्ज निकालते थे सर, क्या उसका वही उसका वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? फॉर्मल चार्ज में हम लोग ऑक्सीडेशन, नहीं 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 नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मल चार्ज इक्वल नहीं हो सकते, है ना, मतलब जो हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते थे वही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। सर लेकिन सर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सर चार्ज ही था, मतलब इमेजिनरी चार्ज या फिर एक्चुअल चार्ज? नहीं, वो इमेजिनरी चार्ज था, लेकिन किस केस में था, मतलब उसको कैसे हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग मान रहे थे कि जैसे कोई कोवलेंट बॉन्ड है और उस कोवलेंट बॉन्ड में अगर 100% आयनिक करेक्टर आ जाए, मतलब उसका कोवलेंट बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाए, है ना, और
उसका बॉन्ड पेयर कोई एक एटम लेके चला जाए, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वही पूरा पूरा बॉन्ड पेयर लेके सेपरेट हो जाएगा, तो उस पे -1 का आएगा चार्ज इमेजिनरी, और जिसका इलेक्ट्रोनेटिक कम होगा उस पे +1 का आ जाएगा। तो उस सिचुएशन पे जो वो हाइपोथेटिकली इमेजिनरी चार्ज आ रहे हैं +1 या -1, उसको बोल रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। और फॉर्मल चार्जेस जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से एराइज होते हैं, है ना। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, यस ठीक है, सर समझ दोनों गया। सेम ना, सेम नहीं कह सकते, मतलब वो सेम आएंगे ही नहीं कभी दोनों, ठीक है। सर तो मतलब सर तो लाइक जैसे O3 मॉलिक्यूल है, तो मतलब उसमें तीनों ऑक्सीजन पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रहेगा ना, दो उस पे फॉर्मल चार्ज है। जैसे O3 मॉलिक्यूल है, उस केस में क्या कह रहे हो? तो सर उस पे मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो सर तीनों ऑक्सीजन पे सर 0 ही रहेगा, ऑल्दो उस पे मतलब क्या कहते हैं फॉर्मल चार्ज है, एक पे +1 का एक पे -1 का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। O3 जैसे आप कह रहे हो, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो ईच ऑक्सीजन पे 0 ही आएगा, लेकिन अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो जो दो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है उनमें तो आ रहा होगा +1 -1 का, और जो डबली बॉन्डेड है उस पे 0 आ रहा होगा, यस सर समझ गया, थैंक यू सर। है ना। चलो ठीक है, ओके बेटा।